दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहा जाता है कि जो मित्रता स्वाभाविक होती है, बराबरी की होती है, सहज होती है, वही मित्रता सच्ची होती है और बराबरी की होती है। जिस मित्रता में सहजता हो, सहज और स्वाभाविक मित्रता, चाहे वो दो आदमी आदमी के बीच हो, नाते रिश्तों के बीच हो, या परिवारों के बीच हो, या फिर देशों के बीच हो, समाज समाज के बीच हो, या देशों एक देश के दूसरे देश के प्रति हो, अगर वो मित्रता स्वाभाविक है, सच्ची है, बराबरी की है, तो वही मित्रता अच्छी मानी जाती है। लेकिन जिस मित्रता में जो तलखी तकरार तनाव देखने को मिल रहा है, वो पहले भी कई मौकों पे उभर के सामने आया है और अब भी वो देखने को मिल रहा है। और इससे बड़ी मतलब एक शर्म की बात भी है, ये भारत के इतिहास में भी शायद पहली बार हुआ है कि 5 दिन के बाद ही अचानक से ऑपरेशन सिंदूर क्विट किया जाता है या एग्जिट हो जाता है भारत से, और उसकी घोषणा जो सीज फायर या युद्ध विराम की घोषणा है वो भारत या पाकिस्तान से कोई भी नहीं करता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति 9 मई को शाम को 3:34 पे एक ट्वीट करके करते हैं कि हमने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया है और अब दोनों देशों ने एक धैर्य और संयम दिखाते हुए और समझदारी दिखाते हुए हमारे कहने पर जी युद्ध विराम कर दिया है। ये भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है, या दुनिया के इतिहास में भी कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला जब सीज फायर करवाने की घोषणा कोई तीसरा देश करे और उसके बाद दोनों देश ये चीजें स्वीकारें। तो ये चीज साफ दर्शाती है कि किस प्रकार से भारत सहित पाकिस्तान सहित दूसरी दुनिया के विकासशील देशों और तीसरी दुनिया के अल्प विकसित या गरीब देशों में किस प्रकार से अमेरिकी और पश्चिमी ताकतों का हस्तक्षेप है, किस प्रकार से इंतजार चल रहे हैं। वास्तविक ये है कि पर्दे के पीछे से आज भी हमारी जो विकास की बुनियाद रखी जाती है, या हमारे देश में जो नीति नियामक बनाए जाते हैं, किसी भी विकासशील और अल्प विकसित देश में जो नीति नियामक बनाए जाते हैं, वो वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ की सामाजिक आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों हेतुओं और जरूरतों के मुताबिक कम पश्चिमी और अमेरिकी देशों की सामाजिक आर्थिक सामरिक कूटनीतिक और राजनीतिक हेतुओं के अनुरूप ज्यादा अधिक होते हैं। और अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत और अन्य जो तमाम विकासशील और विकसित देश हैं उनको पर्दे से पीछे से चला रहा है, तो चला कौन रहा है, किसके हाथ में हाजिर हैं, और इसका हम इवैल्यूएशन भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे और ऐसे सवालों को आपके सामने भी रखेंगे जो ये साबित करते हैं कि आज भारत भले ही अपने को सुपर पावर, विश्व पावर, विश्व गुरु, पता नहीं क्या क्या चीजें अपने आप ही प्रचार प्रसार के जरिए राजनीतिक रूप से गढ़ रहा है, अपने मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाए तो क्या पश्चिमी देश और अमेरिका इसी रूप में भारत को साथ देखने को मिला है? वो कोई पहली बार नहीं है। अमेरिका ने ऐसे झटके भारत को कई बार दिए हैं, ऐसे उतार चढ़ाव कई बार दिए हैं, और आपको अमेरिका इसलिए भी चिढ़ा हुआ है भारत से जो बाइडेन के टाइम पे भारत को बहलाने फुसलाने की रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में की। उसके बाद जो बाइडेन आए उनको भी लगा था कि शायद अंतर्राष्ट्रीय और रूस के खिलाफ अभियान चलाए, रूस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बायलैटरल कोऑपरेशन जो ट्रेड होता है या इकोनॉमिक रिलेशन है वो खत्म करे। ईरान के साथ ही अमेरिका ने वही चीजें चली कि ईरान में भारत जो चाबहार सी पोर्ट बना रहा है औद्योगिक विकास के लिए, या ईरान से जो तमाम क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज वगैरह भारत इंपोर्ट करता है, भारत वो बंद कर दे। रूस के साथ भारत आर्थिक उनको बंद कर दे, रूस से कम हथियार खरीदे, या इजराइल लेबनान का मसला हो, इराक का मसला रहा हो पूर्व में खाड़ी युद्ध के दौरान, या फिर ईरान के साथ जिस प्रकार का तकरार तलखी और तनाव चल रहा है पश्चिमी देशों और अमेरिका का, उसमें भारत लगभग खामोश रहा डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो इससे अमेरिका इतना चिढ़ गया कि अमेरिका ने फिर भारत को वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो वहाँ पे कुछ लीडर मारे गए कनाडा में या अमेरिका में, या उन पे हमला हुआ, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर हो, सुखविंदर सिंह हो, या फिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू हो,
उसके लिए है भारत को क्षमा मांगना चाहिए, भारत को जांच में सपोर्ट करना चाहिए, भारत को रॉ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपनी ही एजेंसी के खिलाफ तमाम बातें कही। और वहीं तक भारत अमेरिका समित नहीं रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत में आयात निर्यात प्रतिबंध बढ़ा दिए, आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी। और भारत के जो वहां से माइग्रेंट होके भारत के जाते थे, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो व्यवसायी के रूप में हो, उसके बाद गोल्डन कार्ड पता नहीं, उसके बाद नागरिकता मिलती है, उनको कड़ा कर दिया। और अभी हाल ही में भारत के जो लोग वहां पे अवैध तरीके से गए थे उनके साथ जिस प्रकार का निर्मम और पशुवत व्यवहार किया गया, वो ये दर्शाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से कितने चिढ़े हैं। तो क्या भारत और अमेरिका और भारत और पश्चिमी देश स्वाभाविक मित्र कभी रहे भी हैं, या वर्तमान में भी हैं, या कभी भी रहेंगे, या सिर्फ भारत को बहलाने फुसलाने की बस भारत से प्राप्त किया जा सके, सस्ता मैन पावर भारत से लिया जा सके, ह्यूमन रिसोर्स भारत में सस्ते उपलब्ध किया जा सके, या भारत के संसाधनों का भारत में ही जम के दोहन किया जा सके। क्या इसलिए वो नाटक करता है मित्रता का? सवाल कई हैं, तो इन सवालों पर ही हम आज खास नजर डालेंगे और सिलसिलेवार सवालों के जरिए ही हम कड़ी दर कड़ी आगे पहुंच के सवालों के आश्रय ही जानना चाहेंगे कि इन सवालों के पीछे क्या छुपा है, सवालों का सच क्या है, सवालों का जवाब क्या है। सवालों भारत युद्ध जैसी जिजीविषा विभीषिका त्रासदी पूर्ण स्थितियों से गुजर रहा था, या परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 में भारत में किया, उस समय जो प्रतिबंधों के दायरे से भारत गुजर रहा था, 1971 1984 में सियाचिन, 1971 में बांग्लादेश। तो वो सवाल तब भी थे, आज भी थे। अंतर ये है कि वो सवाल उस समय जितने छोटे थे, वो साल दर साल दशक दर दशक न सिर्फ वो सवाल बढ़ते गए बल्कि कई नए सवाल जुड़ते गए। तो आज उन्हीं सवालों पर हम एक समीक्षात्मक विश्लेषण, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एनालिसिस डालेंगे कि आखिर भारत की चाबी है तो है किसके हाथ में, भारत का रिमोट है तो है किसके हाथ में, और भारत आज कहाँ खड़ा है। तो देर न करते हुए इन सवालों का हम सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या भारत आज भी घूम फिरकर शीत युद्ध के दौरान पंडित नेहरू की उसी विदेश नीति की दहलीज पर खड़ा है, जहां एक तरफ तत्कालीन सोवियत संघ के एहसानों के बोझ तले हम दबे हुए थे, तो दूसरी तरफ हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के खौफ के साए के तले जी रहे थे। जी, अब ये सवाल क्यों है? क्योंकि शीत युद्ध जो दौर रहा है वो 1945 और 1990 तक रहा है, जब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था वैश्विक सुपर पावर, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था, अविभाजित सोवियत संघ, जो 1991 के बाद विघटन हो गया। वो 15 गणराज्यों 15 देशों में 15 राज्यों में गणराज्यों में बदल गया। मदद रूस ने की, चाहे वो हथियारों के रूप में हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री डिफेंस या स्ट्रेटजी से जुड़े हुए वेपन्स हों, या फिर भारत में जो आर्थिक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विकास रखा गया, जिसमें बहुत सारे कल कारखाने लगाए गए, इस्पात से लेकर स्टील से लेकर तमाम जगहों पे। एक तरफ भारत उन एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत का बहुत सारी चीजें, ऐसा न हो कि अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगाएं और उसके सामने विकट त्रासदीपूर्ण और एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां खड़ी हो जाएं। तो क्या आज भी हम उसी दहलीज पर खड़े हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से और उससे पहले भी कई मौकों पर लगातार भारत एक सीमा तक आगे बढ़ता है, जीत दर्ज करता है, दुनिया में भी तमाम मोर्चों पर भारत आगे बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद भारत को रोकने के लिए पश्चिमी देश हस्तक्षेप करते हैं, अमेरिका हस्तक्षेप करता है और भारत झुक जाता है, मजबूर हो जाता है, या कहें नतमस्तक हो जाता है। तो एक कामयाब बढ़त को, एक कामयाब जीत को, निर्णायक जीत और निर्णायक बढ़त, और मैं भारत क्यों नहीं बदल पाता है? क्यों भारत बार बार सीज फायर समझौतों के उस दबावों के चक्रव्यूह, भंवर जाल, भ्रम जाल या तिलिस्म से बाहर और सामरिक मोर्चों पर बढ़त तो बनाता है, सफलता भी दर्ज करता है, एक सीमा तक सफलता के झंडे भी गाड़ता है,
लेकिन सफलता का विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का ये आधा अधूरा सफर एक मुकाम पर जाकर खत्म हो जाता है अमेरिकी दबावों और पश्चिमी देशों के दबावों के तले। तो आखिर क्यों भारत पश्चिमी दबावों के तले बेबस होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर घुटने टेकने, समझौता करने, सीज फायर करने या नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाता है? आखिर वो कमियां, कमजोरियां, मजबूरियां हैं तो हैं कौन सी? तीसरा सवाल, आखिर अगर है, भारत ने वो दूर क्यों नहीं किया जबकि हम 80 साल होने वाले हैं? हम गोल्डन जुबली भारत की स्वतंत्रता की मना चुके हैं, भारत की स्वतंत्रता का अमृतकाल मना चुके हैं जी, और अब हम डायमंड जुबली यानी डायमंड जुबली मनाने वाले हैं, मतलब हीरक जयंती कहते हैं, वो मनाने वाले हैं, 100 साल होने वाले हैं। तो आखिर जब उस समय दबाव थे भारत पे, उस समय भारत की कमियां, कमजोरियां, मजबूरियां थी, 80 सालों में, 78 सालों में भारत ने उन कमजोरियों, मजबूरियों और दबावों से, कमियों से ऊपर उठने की, उभरने की कोशिशें क्यों नहीं की? क्यों आज भी हम 1948 और 1965, 62, 1971 जैसी स्थितियों में? सवाल ये उठता है कि भारत को चला कौन रहा है? भारत को चलाने का मतलब है भारत में जो नीति नियामक बनाए हैं, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जिस भी रूप में आप चाहें कहें, वो नीतियां आखिर कैसे बनाई जाती हैं? कौन वो नीतियां बनाता है? किससे प्रभावित होकर वो नीतियां बनाई जाती है? जी, तो भारत किसी भी देश के जो विकास की बुनियाद है, कोई भी देश आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और शक्तिशाली तभी बन सकता है जब वहाँ के नीति नियामक हों, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक जो भी हों, वो नीति नियामक जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार वहाँ विकास की अवधारणा रखी जाए, वहाँ नीति नियामक बनाए जाएं। किसी देश की जो बुनियाद है वो अगर वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार और वहाँ के हितों और जरूरतों के अनुसार वहाँ नीति नियामक बनाए जाए, वहाँ संवैधानिक स्थितियाँ बनाई जाए, लोकतांत्रिक नीति नियामक बनाए जाए, तभी कोई देश कि भारत में जो नीति नियामक बनाए जाते हैं संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सामरिक रूप से, क्या वो नीति नियामक या विधायी व्यवस्थाएं, नीति नियामक जो भी हैं, क्या उसकी बुनियाद भारत की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार रखी जाती हैं, या यहाँ के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों और यहाँ के लोगों के हितों के और जरूरतों के अनुसार उनका ताना बाना बुना जाता है? भारत का कहने का मतलब यह है कि भारत का जो विकास का हो, किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक हो, विदेश नीति का क्षेत्र हो, वो सामरिक हो, अनुसार बुना जाता है, बनाया जाता है, या फिर यहाँ जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो उन पे पश्चिमी देशों के या अमेरिका का सामाजिक, आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों का प्रभाव ज्यादा रहता है? या यूं कहें सीधे सीधे बिना लाग लपेट के कि भारत में जो नीतियां बनाई जाती हैं संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, क्या उन वो नीतियां पश्चिमी देशों के हितों, उनकी जरूरतों, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों और जरूरतों के मुताबिक प्रभावित रहती हैं? या यहाँ की नीतियां ही पर्दे के पीछे से पश्चिमी देशों के और अमेरिका के सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और सामरिक हितों के अनुसार बनाई जाती हैं या थोपी जाती हैं? या क्रियाएं पास ही है पर्दे के पीछे से, यानी पर्दे के पीछे से वही देश और वही शक्तियां अपने हितों और जरूरतों के अनुरूप भारत को चला रहे हैं? भारत सहित, भारत ही नहीं, भारत सहित तमाम विकासशील देशों और गरीब देशों को चला रहे हैं, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल और दोहन कर रहे हैं? सवाल ये। और अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि आज भी भारत भले ही स्वतंत्र हो चुका हो, लेकिन आज भी क्या भारत पर्दे के पीछे से पश्चिमी ताकतों की कठपुतली बनकर गुलामी के ही दौर में जी रहा है, जिससे छद्म गुलामी कहें, अप्रत्यक्ष गुलामी कहें, लागू है ही नहीं?
या वास्तविक लोकतंत्र और वास्तविक संविधान को कैद करके यहाँ पे जबरदस्ती पश्चिमी प्रस्त संविधान या लोकतंत्र, संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था थोप दी गई है। और उसी रूप में हमारे नुमाइंदे हुक्मरान पश्चिमी देशों के एजेंट बनके इस देश को साध या मत नहीं रहे हैं, बल्कि मनमाने ढंग से उनके एजेंट बनके उनके रिमोट कंट्रोल पे हाँक रहे हैं या जबरदस्ती हाँक रहे हैं या थोप रहे हैं, आप जो चाहें वो करें। सवाल पांचवा सवाल है कि अगर वास्तव में हमारे पांचवा सवाल इस पर है कि आज हमारे राजनेता हुक्मरान पहले से भी और आज भी, ये कोई पार्टियों की भाजपा या कांग्रेस वाली बात नहीं है या क्षेत्रीय पार्टियों वाली बात नहीं है, देश सबसे ऊपर है, देश के हित सबसे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये सन 2000 में भी 1990 में भी कहा जा रहा था कि भारत सुपर पावर बनेगा, 2010 तक बनेगा, 2020 तक बनेगा, या भारत सुपर पावर बनने की, विश्वगुरु और विश्व महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है, तेजी से अग्रसर है। तो सवाल इसी पर है, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या भारत को एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में, सुपर पावर के रूप में, विश्वगुरु के रूप में अमेरिका और पश्चिमी देश स्वीकारते हैं भी या नहीं? क्या उनकी नजरों में वास्तव में भारत एक इमर्ज्ड इंडिया या सुपर पावर है, या आज भी वो भारत को उसी रूप में देखते हैं जो 700-800 सालों तक तुर्क, अफगान, मुगल, डच, पुर्तगाल और अंग्रेजों का गुलाम रहा? क्या उस रूप में देखते हैं भारत को वो? क्योंकि अपनी स्वतंत्र आंतरिक और विदेश नीति नहीं बना सकता है, या स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन के दुनिया में अपनी धमक, अपनी चमक नहीं बिखेर सकता है, क्या उसी रूप में वो भारत को देखते हैं? सवाल नंबर 6 ये है कि क्या भारत, अमेरिका और भारत के साथ, अमेरिका के साथ जुड़े हुए पश्चिमी देश क्या, या पश्चिमी ताकत हैं, क्या भारत के स्वाभाविक मित्र हो सकते हैं, सहज मित्र हो सकते हैं? इस सवाल का जिक्र मैंने शुरू में भी किया था कि सहज और स्वाभाविक मित्रता वही है जिसमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से परे जो मित्रता की जाती है, जिसमें एक दूसरे का बराबरी का दर्जा और सम्मान दिया जाता है, वही स्वाभाविक, सच्ची और सहज मित्रता होती है। लेकिन जिस मित्रता में व्यक्तिगत हैं, अवसरवादिता होती है, तिकड़मबाजी होती है, जोड़ तोड़ होता है और यूज एंड थ्रो होता है, वो मित्रता सच्ची नहीं हो सकती है, प्रगाढ़ नहीं हो सकती है। चाहे वो दो आदमियों के बीच हो, नाते रिश्तों के बीच हो, परिवारों के बीच हो, समाज के बीच हो, या देश दुनिया के बीच ही क्यों न हो। और आज के दौर में हम बात करें तो सहज, स्वाभाविक और सच्ची मित्रता कहीं भी नहीं पाई जाती है। मुश्किल से 2-4%, 5%, 10% पाई जाती होगी, बाकी 90% तो जो मित्रता होती है वो व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों पर आधारित होती है, और सर्ववादिता पर आधारित होती है, मौका परस्ती पर आधारित होती है। तो क्या भारत और पश्चिमी देश, भारत और अमेरिका आज उसी तरह और समयकाल परिस्थितियों के अनुसार अपने सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्वार्थों के आधारित पर तय होते हैं? सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या भारत और पश्चिमी देश स्वाभाविक, सहज और सच्चे मित्र हो सकते हैं? मित्र थे या अभी हैं या भविष्य में हो सकते हैं या रहेंगे? या सिर्फ ये जो मित्रता अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के प्रति कभी कभार दिखाते हैं, ये प्रेम दिखाते हैं, मित्रता बरसाते हैं, वो सिर्फ होते हैं कि ये पश्चिमी ताकतें हुई? तो आपकी जानकारी के लिए, पश्चिमी ताकतें हैं विकसित देश, उनमें अधिकांश यूरोपीय यूनियन से जुड़े देश हैं और नाटो कंट्रीज से जुड़े देश हैं। उनको लीड करता है, क्योंकि वो देश पूंजीवादी देश कहे जाते हैं, उनको लीड करता है अमेरिका। उनका पुरोधा है, या जो भी कहें उसका, उनका खैर ख्वाह करें, आप पुरोधा कहें, उनका लीडर कहें, खैर ख्वाह कहें, पुरोधा कहें, या हिकमतकार कहें, वो अमेरिका ही है। अमेरिकी नेतृत्व में ही उन देशों का वो तमाम चीजें, कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 से 28 देश हैं।
तो कहा जाता है कि यही देश दुनिया को पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से, कई बार पर्दे के आगे से और कई बार अधिकांश मौकों पे अधिकांश अल्प विकसित गरीब खेल है तो है क्या। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और अमेरिका, भारत पश्चिमी देश स्वाभाविक मित्र न कभी रहे थे न कभी हैं, स्वाभाविक सच्चे सहृदय और सहज मित्र न कभी रहे हैं, न कभी अभी हैं, न कभी रहेंगे। कारण उसका साफ है, अगर अमेरिका बार बार कभी कभार वो मित्रता की बातें करता है या दिखाता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत इमर्जिंग इंडिया, तमाम वो चीज़ें करता है, उसकी बेचना बड़ा मुश्किल होता। मुश्किल सिर्फ इसलिए होता उनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। अगर अन्य देशों की, पश्चिमी देशों की बात करें आप, कोरिया, जापान या सिंगापुर की बात करें, वहाँ कोई भी देश की कंपनी जाती है, वो कैसा सामान बनाती है, उसकी सेवाएं कैसी देती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी की जांच होती है, उसकी क्वालिटी की जांच होती है और उसकी सख्त जांच पड़ताल के विभिन्न स्तरों पर सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, यहाँ नकली हो, मिलावटी हो, घटिया हो या गुणवत्ता विहीन प्रोडक्ट हो या सेवाएं हो, वो आसानी से बिना, मतलब ये है कि कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावटखोरी इतने चरम पे है कि भारत में किसी भी चीज को, किसी भी घटिया, नकली, मिलावटी और गुणवत्ता विहीन चीज को बाजार में उतारा जा सकता है। उसकी अच्छी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और एडवर्टाइजमेंट करके उसको धड़ल्ले से बेचा जा सकता है, करोड़ों अरबों खरबों का प्रॉफिट कमाया जा सकता है और उसमें से कुछ हिस्सा राजनेताओं को, हुक्मरानों को, नुमाइंदों को, राजनीतिक पार्टियों को और कुछ, तो ऐसे बाजार को कौन गंवाना चाहिए बताइए आप, जिसमें लागत कम हो और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, मुनाफा ही मुनाफा हो, चाहे वो घटिया प्रोडक्ट है, गुणवत्ता विहीन है, नकली है, मिलावटी है, कुछ भी है, वो आसानी से बिक जाता हो रहेगा। तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भारत से मित्रता का ड्रामा वो इसलिए रचते हैं, स्वांग इसलिए रचते हैं। पहली बात है, भारत का कंज्यूमर मार्केट जो दुनिया में सबसे बड़ा है और यहाँ बिना लाग लपेट के, बिना किसी जांच पड़ताल के आसानी से यहाँ कोई भी घटिया या बढ़िया सेवाएं और प्रोडक्ट आसानी से बेचे जा सकते हैं और मुनाफा कमाया जा सकता है। मुनाफा ही मुनाफा है, पहली बात। दूसरा, भारत में लो कॉस्ट श्रमिकों से या किसी भी आदमी से बिल्कुल रिस्की काम भी किए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका में जो सबसे ज्यादा रिस्की काम होते हैं उसमें भारतीयों को झोंका जाता है और भारतीय कहीं उसमें जान भी रुपये पर मंथ से ज्यादा है और जो भारतीय लेबर कॉस्ट है वो लगभग 20-30 हजार में भी मिल जाती है जी, 15,000, 20,000, 30,000 में मिल जाता। तो यहाँ की तुलना में वहां का लेबर कॉस्ट 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। तो जब उस कीमत पे वहां के लेबर कॉस्ट में भारत में 4-4, 5-5 श्रमिक या एम्प्लॉय मिल जाते हैं तो कोई क्यों नहीं चाहेगा। कहीं कंपनियां ऐसे हैं वो भारत में ही, भारत के संसाधनों का ही उपयोग करते हैं, भारत में ही प्लांट लगाते हैं, भारत के लोगों से ही सारा प्रोडक्शन करवाते हैं और आधा माल भारत में बेचने के बाद आधे से ज्यादा माल विदेशों में बेच देते हैं, जो उसकी कॉस्ट है उससे कहीं गुना ज्यादा मुनाफा कमा के। तो दूसरी बात, पहली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज है भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार जहाँ घटिया से घटिया चीजें भी आसानी से बेची जा सकती है। यहाँ क्योंकि भ्रष्टाचारी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी सब कुछ चलता है, रिश्वतखोरी, तो यहाँ आसानी से कोई भी घटिया से घटिया उत्पाद, सेवाएं बेची जा सकती हैं, पहला। दूसरा, भारत का दूसरा, अब तीसरा और अंतिम बात पे हम आते हैं। तीसरी और अंतिम जो बात है वो है यहाँ के संसाधन। एक आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत अर्थशास्त्री, भारत के बारे में शायद आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हो, उसमें एक कॉमन सी बात आती है, 6वीं 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ी हो, एक आसानी से एक बात लिखी रहती है, बार बार रिपीट होती है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक गरीब देश है या भारत प्राकृतिक संसाधनों से धनी एक गरीब देश है। ऐसा क्यों कहा जाता है?
भारत में 6 ऋतुएं, 6 मौसम जो भी है, 4 ऋतुएं, 6 मौसम जो भी हैं वो भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरने के कारण भारत का कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में भी आता है। पश्चिमी देशों की बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत के इन संसाधनों का दोहन करने में अग्रणी रहा। आपको यूनियन कार्बाइड कांड पता होगा, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे भोपाल में। वो विदेशी कंपनी थी, उसने वहां ऐसे दोहन किया और वो ऐसे प्लांट के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से नेस्त नाबूद किया, खात्मा किया। और उसके बाद जो वहां गैस लीक हुई, उसके कारण हजारों लोग मारे गए। आज भी वहां लूले लंगड़े, अपंग, दिव्यांग लोग पैदा होते हैं और अपने आप वो बिना किसी बड़ी कार्रवाई के, उसके जो मालिक थे जेम्स एंडरसन, यहाँ के भौगोलिक संसाधनों का भी, यहाँ के खनिज संसाधनों का भी, यहाँ के मानव संसाधनों का भी जी भर के उपयोग करती हैं, दोहन करती हैं, या आप जो चाहें वो कहें, आप कह सकते हैं शोषण करती है, उचित और अनुचित ढंग से। तो तीसरी बात यह है कि भारत के जो प्राकृतिक कोताही नहीं बरतती है, क्योंकि उनके ऊपर पर्यावरणीय रूप से हो या किसी अन्य रूप में हो, कोई कठोर नियम कानून भारत में है नहीं। भारत में तो यह है कि रिश्वत लेकर किसी भी मंत्री को, किसी भी नौकरशाह को, किसी भी बड़े अधिकारी को, राज्य का हो या देश का हो, उसको खरीदा जा सकता है और वहाँ आसानी से लाइसेंस पाया जा सकता है। फिर चाहे वहाँ के पर्यावरण को खत्म करो, वहाँ के भौगोलिक संसाधनों का अनुचित उपभोग करो, शोषण करो, प्राकृतिक संसाधन और खनिज संसाधनों का अनुचित उपभोग करो, कोई बोलने वाला है नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा सब पड़ा हुआ है, जैसे राजा वैसे प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थितियां हैं। तो यही कारण है कि भारत में कई क्षेत्रों में जाइए जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे वो पेप्सी कंपनी हो, कोका कोला हो, अन्य कंपनियां हो, उसे उन्होंने भूमिगत जल और प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संसाधनों का दोहन किया। वहां पे पानी, आज भूमिगत जल खत्म हो चुका है, उसका स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। आप गुड़गांव जाइए, आप फरीदाबाद जाओ, आप नागपुर जाओ, आप अहमदाबाद जाओ, आप जयपुर जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वहां पे भूमिगत जल बहुत नीचे गिर चुका है। वही है कि वो प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधनों का अनुचित दोहन करना। और न सिर्फ भूमिगत जल जाता है, तो आपके शरीर में ऐसी चीजें चले जाएंगी जो तमाम बीमारियों का घर आपके शरीर को बना देंगी। तो वो कहाँ से आती हैं? वो भी वहीं से आती हैं। जो तमाम बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्रियां होती हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खतरनाक धातुएं होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो जमीनों में गाड़ दिए जाते हैं और वो भूमिगत जल में वर्षा के पानी के द्वारा भूमिगत जल में मिलते जाते हैं। और जिस स्थान पर फैक्ट्री है, कई जगह ऐसा मिला जिस स्थान पर मैन्युफैक्चर कंपनी है, इंडस्ट्री है, प्लांट है, उससे 3-4 किलोमीटर के दायरे में भूमिगत जल में आर्सेनिक, लेड, पता नहीं क्या क्या चीजें पाई गई, पड़ रही है चारों तरफ से। लेकिन हमारे जो पार्टियां हैं, नेता हैं, मंत्री संतरी हैं, नौकर, सब उन लोगों से मोटी रकम लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसी पे भारत की राजनीति चलती है, भारत की राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, भ्रष्टाचारी आचार विचार संस्कार स्वच्छता और व्यवहार बन जाए तो फिर क्या नैतिकता, क्या संविधान, क्या संवैधानिक मूल्य, क्या नैतिक मूल्य, क्या फिर लोकतांत्रिक मूल्य, सब धरे के धरे रह जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई देश विश्व महाशक्ति बनेगा तो बनेगा कैसे? आत्मनिर्भर, आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर तो रखेगा कैसे? और उसको एक महाशक्ति के रूप में दुनिया स्वीकारेगी तो स्वीकारेगी कैसे? जी, तो ये तमाम सवाल थे। इन तमाम सवालों के आश्रय हमने जानने की कोशिश की कि आखिर स्थितियां क्या है। क्या भारत, अमेरिका, भारत पश्चिमी देश स्वाभाविक मित्र हैं कि नहीं हैं? जो इनकी जो तमाम बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन रिलेशन का जो ताना बाना समीकरण बुने जाते हैं, वो सिर्फ अवसर परस्ती, राजनीतिक, पश्चिमी देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक स्वार्थों और हितों के अनुरूप ही इन संबंधों का ताना बाना और समीकरण बनाए जाते हैं। को देखते हैं, क्या भारत वास्तव में सुपर पावर बन रहा है या बन गया है, या ये सिर्फ दावे हवाई हैं, प्रचार प्रसार है, आंकड़ेबाजी है, कागजबाजी है, जिसमें सिर्फ अपना मोह मियां मिट्ठू बन के अपनी पीठ थपथपा के डुगडुगी बजाई जाती है। आगे बढ़ना है
वास्तव में सुपर पावर की स्थिति में आगे बढ़ना है, तो यहाँ के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक विकास हो या विदेश नीति हो, उसकी जो बुनियाद है वो यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार रखना पड़ेगा और यहाँ के हितों और जरूरतों के अनुसार भारत की बुनियाद को गढ़ेगी। जब भारत अपने दम पे, अपनी तर्ज पे, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने हितों और जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ेगा, उसके नीति नियामकों की बुनियाद, विकास की बुनियाद यहाँ की जरूरतों, यहाँ की हितों, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सामरिक परिस्थितियों के अनुसार रखी जाएगी। तभी भारत मजबूती के साथ न सिर्फ दुनिया में आगे बढ़ेगा, आंतरिक रूप से मजबूत होगा। प्रत्येक आदमी पावर बनने जा रहे हैं। हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बातें बहुत ज्यादा चिल्लाने के लिए तो क्या इस स्थिति में देश के विकास की बुनियाद रखी जाएगी, देश के इतिहास को नए सिरे से उसका पुनर्निर्माण हो पाएगा, पुनर्स्थापना हो पाएगी और हम नए इतिहास को, महान इतिहास को, देश के महान इतिहास को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और तमाम मील के पत्थरों को पार करते हुए वास्तविक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो पाएंगे, जहां हमें अपने आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम इतिहास के उसी कालक्रम के उसी गोल गोल चक्र, अपमानपूर्ण या चुनौतीपूर्ण इतिहास को लगातार दोहराया जाता है। और अगर नए इतिहास को गढ़ने के और नए इतिहास को बदलने की, इतिहास की धारा को बदलने और नए इतिहास को गढ़ने की दिशा में कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो क्या हम नए इतिहास को गढ़ने और नए इतिहास की डगर पे और नए इतिहास को नई ऊंचाइयों और ऊंचाइयों की नई पराकाष्ठाओं तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये सोचना बाकी है। और तब शायद अगर ऐसा होगा, वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, जब भारत को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, बराबरी का दर्जा देंगे, बल्कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में भी स्वीकार करेंगे। एक ऐसा देश जिसका प्रत्येक नागरिक अपने को भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करेगा, वो दिन क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा वो दिन,